हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और बायोटेक बॉन्कर में आपका स्वागत है। तो मैं जो आपके लिए टॉपिक आज लेकर आई हूँ वो है रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन एंड सीडीके कॉम्प्लेक्सेस। ये जो रेगुलेशन है ये सेल साइकिल के अंदर का टॉपिक है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी। एक्चुअली सेल साइकिल में कौन कौन से साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद हम ये वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन। तो जो सेल साइकिल है हमारे पास, जो नॉर्मली सेल साइकिल मैं आपको ये वर्टिब्रे के अंदर बता रही हूँ। तो जो वर्टिब्रे की ये सेल साइकिल है इसके अंदर 4 फेजेस हैं। पहला जो फेज है हमारे पास वो है G1 फेज, फिर है हमारे पास S फेज, नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज एंड लास्ट है हमारे पास सिंपली M फेज। तो इन चारों फेजेस के अंदर ना साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए एक बार उनके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। तो जब आप इस G1 फेज के अंदर एक साइक्लिन D विद CDK 4 एंड 6 काम करते हैं, जब G1 से S ट्रांजिशन होती है इस दौरान साइक्लिन E विद CDK 2 वर्क करता है। S फेज के दौरान साइक्लिन A और CDK 2 इसके साथ इन्वॉल्व होता है, वर्क करता है। और जब G2 टू M ट्रांजिशन होती है इस दौरान जो वर्क करता है वो है साइक्लिन इन A एंड B इन द कॉम्बिनेशन ऑफ CDK 1। तो ये सिंपली जनरल एक ओवरव्यू है जो वर्टिब्रे के अंदर होता है कि G1 फेज के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन वर्क करता है, S फेज के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन वर्क करता है, G2 और सिमिलरली M फेज के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क करते हैं। तो हम रेगुलेशन की बात करते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, 2 चीजों की रेगुलेशन हो रही है। एक है हमारे पास साइक्लिन और दूसरा है हमारे पास सीडीके कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइक्लिन की। तो ये इसका नाम साइक्लिन इस वजह से है बिकॉज इसी का हर फेज के अंदर G1 फेज हो जाए, S फेज हो जाए, M फेज हो जाए, सारे फेजेस के अंदर इसका सबसे पहले सिंथेसिस होता है। और जैसे G1 फेज के अंदर ही इसका पहले सिंथेसिस किया जाएगा, फिर उसी का बाद में क्या कर दिया जाएगा, सिंपली डिग्रेडेशन हो जाएगा। मतलब ये हर फेज के लिए सिंथेसाइज किया जाता है, फिर हर फेज पे ये क्या कर दिया जाता है, सिंपली डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, जो इसका डिस्ट्रक्शन है वो यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलिसिस के थ्रू होता है। तो ये यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलिसिस है क्या? जो साइक्लिन है ना वो एक्चुअली प्रोटीन है, तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन वाया प्रोटियोलिसिस होता है। प्रोटियोलिसिस के अंदर भी उसका क्या किया जाता है, यूबिक्विटिनेशन किया जाता है। बार बार यूबिक्विटिनेशन लिख तो सकते नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे एब्रीविएशन यूबी यूज करने वाली हूँ। तो जो एंजाइम यहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, इस एंजाइम का नाम है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये एंजाइम वर्क कर रहा है किसको डिग्रेड करने के लिए, साइक्लिन को डिग्रेड करने के लिए। तो अभी हमने देखा हर फेजेस के अंदर डिफरेंट साइक्लिन वर्क कर रहे थे। G1 फेज के अंदर अलग थे, S फेज के अंदर अलग थे, M फेज, S फेज, सब फेज के अंदर जो साइक्लिन था वो डिफरेंट था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ G1 फेज के अंदर, तो G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन वर्क करता है, जो साइक्लिन को डिग्रेडेशन के लिए E3 यूबिक्विटिनेशन वर्क कर रहा है, उसका नाम है उसका नाम है SCF। ये किस फेज में वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है G1 फेज के अंदर। जो G1 साइक्लिन है ना उसको ये SCF जो है वो डिग्रेड करने वाला है। और SCF स्टैंड्स फॉर SKP1, C स्टैंड्स फॉर CUL1 जो कि क्यूलिन प्रोटीन बनाएगा, क्यूलिन 1 प्रोटीन बनाएगा, एंड F स्टैंड्स फॉर F-box प्रोटीन, F-box प्रोटीन। तो S स्टैंड्स फॉर SKP1, C फॉर CUL1 एंड F स्टैंड्स फॉर F-box प्रोटीन। तो ये जो SCF है वो एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। इसके अंदर और भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। जो दूसरा प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व है उसका नाम है रिंग डोमेन प्रोटीन। इसी को हम दूसरे फॉर्म में बोलते हैं RBX1।
ठीक है, ये तो सिर्फ जीवन फेज के अंदर जो जीवन साइक्लिन है ना उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो HCF करेगा, और जो HCF है वो एक टाइप का E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। अगर मैं बात करती हूँ दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले का नाम है APC/C। ये जो वर्क करता है ये वर्क करेगा G और S फेज में और इवन M फेज में भी। तो G2, S एंड M फेज के अंदर ये वाला जो APC/C है वर्क करेगा, और APC stands for anaphase promoting complex, and this C stands for cyclosome। ओके, तो इस APC जो है वो हमारे पास G2S और M जो साइक्लिन है उसका डिस्ट्रक्शन करेगा। नाम से पता चल रहा है एनाफेज प्रोमोटिंग, इसका मतलब ये ट्रांजिशन में हेल्प करने वाला है आगे चल के। जो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होने वाली है ना, वहां पर ये जो APC है इस साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन करके आगे मतलब मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि यहाँ पर रिंग और क्यूलिन प्रोटीन होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है वो ये बात है कि यहाँ पे जो F बॉक्स है ना, यहाँ पे जो F बॉक्स है, F बॉक्स प्रोटीन जो हमने यहाँ पे HCF के अंदर पढ़ा है, ये F बॉक्स प्रोटीन, वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमने देखा साइक्लिन के बारे में। अगर मैं सिमिलरली आपको CDK के बारे में बताऊंगी, सेकेंड हमने साइक्लिन देखा, अगर मैं CDK के बारे में आपको बताऊंगी, CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। नाम से पता चल रहा है कि ये जो साइक्लिन है वो ये जो CDK है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइक्लिन पे सिंपली डिपेंड कर रहा है। और काइनेज का मतलब है ये वो एंजाइम है जो क्या करने वाला है, फॉस्फोरिलेशन करने वाला है। इसका काम है फॉस्फोरिलेशन करना। फॉस्फोरिलेशन करना मतलब फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देना। जो भी हमारा टारगेट सेल होगा ना, जो भी हमारा टारगेट सबस्ट्रेट होगा, वहां पे जाके ये फॉस्फेट ग्रुप सिंपली जाकर अटैच कर देगा। बट इसके कुछ स्पेसिफिक रेसिड्यू है, वहीं पर जाके ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वहां पे जाके सिंपली अपना फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। अब आता है हमारे पास CDK। CDK की रेगुलेशन कैसे होती है? CDK की जो रेगुलेशन है वो 2 टाइप्स की है। वो 2 टाइप्स क्या है वो देख लेते हैं हम। तो वो 2 टाइप्स क्या है? पहला क्या हो सकता है, फॉस्फोरिलेशन हो सकता है या फिर डीफॉस्फोरिलेशन हो सकता है। अगर कोई भी मतलब सबस्ट्रेट है उसको अगर फॉस्फोरिलेट या फिर डीफॉस्फोरिलेट कर दिया जाता है, जो CDK है वो फॉस्फोरिलेशन या फिर डीफॉस्फोरिलेशन करके उस सबस्ट्रेट को, उस सेल को वो क्या कर देगा, सिंपली एक्टिव कर देगा। दूसरा इसमें आता है कि अगर इनएक्टिवेशन करना है तो कैसे होगा, तो बाइंडिंग ऑफ क्या होता है, CKI होगा, बाइंडिंग ऑफ CKI, and CKI stands for CDK kinase inhibitory protein, inhibitory protein। ठीक है, तो ये इनहिबिशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे भी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होगा, यहाँ पे भी एक्टिवेशन होगा और डीएक्टिवेशन होगा। सेम यहाँ पे भी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के थ्रू साइक्लिन और जो CDK कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं कि आप फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दीजिए या फिर फॉस्फेट ग्रुप को हटाकर एलिमिनेट करके हम CDK या फिर साइक्लिन को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हम उस पर CKI बाइंड करवा सकते हैं। जो CKI क्या है, इनहिबिटरी प्रोटीन है जो कि बाइंड करके उसका प्रोसेस क्या कर देगा, सिंपली इनहिबिट कर देगा। हम ये कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है हमारे पास वो है फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। तो जैसे कि हमारे पास ये एक इनएक्टिव MCDK है, ये एक MCDK है। M स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। तो ये हमारे पास माइटोटिक साइक्लिन है और नीचे वाला हमारे पास माइटोटिक CDK है। ठीक है, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 2 चीजें होती है, एक साइक्लिन होता है और दूसरा हमारे पास CDK होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोटीन काइनेज है V1। सबसे पहले V1 आता है।
V1 जो है वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन काइनेज, इनहिबिटरी प्रोटीन काइनेज है। इनहिबिटरी से नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, ये इनहिबिशन करने वाला है। और ये एक काइनेज है, इसका मतलब ये है कि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करके उसका इनहिबिशन करने वाला है। एंड ये डुअल स्पेसिफिक है। अब ये डुअल स्पेसिफिक का क्या मतलब है? डुअल स्पेसिफिक का ये मतलब है कि ये दो जगह फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है। ये सेरीन और थ्रेओनीन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है, या फिर ये टायरोसिन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है। तो ये कब सेरीन और थ्रेओनीन पे करेगा और कब ये टायरोसिन पे करेगा, ये देख लेते हैं। तो ये सेरीन और थ्रेओनीन पे तब करेगा जब आपके पास क्या होगा, फिजन ईस्ट होगा। और नॉर्मली अगर वर्टिब्रे के बारे में बात करी जाती है तो वो टायरोसिन के रेसिड्यू पे सिंपली फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। और नेक्स्ट क्या है इसके बारे में जो कि पेपर में पूछा जाता है, वो ये है कि इस V1 का काम क्या है इस पूरी साइकिल के अंदर। इसका काम है इनहिबिशन करना, इनहिबिट माइटोसिस। इसका मतलब क्या है, इस V1 का यूज क्यों पड़ा? इस V1 का काम क्या है, ये ना सेल को ना इनहिबिट करके रखता है, ये माइटोसिस में उसको जाने नहीं देता सेल को। ये क्यों नहीं जाने देता? बिकॉज अगर ये माइटोसिस में सीधा सेल को जाने देगा तो जो सेल है उसका साइज क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। साइज छोटा कैसे हो सकता है? मान लीजिए सेल अभी पूरी तरीके से ग्रो ही नहीं कर रहा और वो पहले से ही अगर माइटोसिस में चला जाएगा, अगर वो खुद ही छोटा सा है और माइटोसिस में जाके वो जो सेल का साइज हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो V1 का काम क्या है, जब तक सेल अपना प्रॉपर साइज अटेन नहीं कर लेता, एक प्रॉपर शेप में नहीं आ जाता, एक साइज अटेन नहीं कर लेता, तब तक V1 उसको रोक के रखता है कि नहीं तो माइटोसिस के अंदर नहीं जाएगा। तो V1 का काम ये है। तो V1 ने क्या किया, वो आता है और CDK पे फॉस्फोरिलेट कर देता है। और कहाँ पे कर देता है फॉस्फोरिलेट? जो 15 रेसिड्यू है ना टायरोसिन के, वहां पे ये सिंपली फॉस्फेट करके चला जाता है। इसने इसको क्या कर दिया, सिंपली फॉस्फेट कर दिया। अब ये फॉस्फोरिलेट हो गया है। फॉस्फोरिलेट होने के बाद क्या है, अब ये माइटोसिस के अंदर नहीं जा सकता। ये तब तक नहीं जा सकता जब तक ये प्रॉपर शेप अटेन नहीं कर लेता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही जो V1 है, ये जो हमारे पास V1 है, इसी का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। मतलब लॉस ऑफ फंक्शन मतलब ये जो V1 है वो काम करना ही बंद कर देता है। तो V1 का एक्चुअली काम क्या था, माइटोसिस को रोक के रखना। ठीक है, माइटोसिस को रोक के रखना कि वो सेल साइकिल, मतलब जब तक सेल एक प्रॉपर साइज अटेन ना कर ले तब तक वो आगे जाए ना, माइटोसिस करे ना। तो अगर इसका V1 इनहिबिट हो जाएगा, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, ठीक है, लॉस हो गया है, इसका जो फंक्शन है वो लॉस हो गया है। तो इससे होगा क्या, नॉर्मली जो सेल था जब तक वो साइज अटेन करता तब वो जाता, लेकिन इसने प्रॉपरली साइज अटेन नहीं किया, जिसके वजह से जो सेल है उसके साइज क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सेल बन गया, स्मॉल सेल्स इसने बना दिया। क्यों? क्योंकि इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि माइटोसिस को रोक के रखना है, जब तक रोक के रखना है जब तक एक प्रॉपर साइज अटेन ना हो जाए सेल का। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर इसके अंदर आता है वो है हमारे पास, जो नेक्स्ट कैरेक्टर इसके अंदर आएगा उसका नाम है कैक, एंड कैक स्टैंड्स फॉर CDK, एक्टिवेटिंग काइनेज। नाम से पता चल रहा है एक्टिवेटिंग इसका मतलब, और काइनेज है इसका मतलब ये भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा, बट इसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने की वजह से ये जो CDK है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव है। ये अभी इस समय ये अभी क्या है, ये इनएक्टिव है। तो ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है, और कौन से रेसिड्यू पे आके अटैच कर देता है, ये 161 रेसिड्यू जहां पे थ्रियोनिन है वहां पे ये सिंपली फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच कर देता है।
वहां पर ये आके फॉस्फेट ग्रुप सिंपली अटैच कर देता है। अभी इनएक्टिवेशन भी हो रखा है, अब यहाँ पे एक्टिवेशन भी हो रखा है, दोनों चीजें बैलेंस हो रखी है, इसी वजह से ये जो पूरा MCDK है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अब बारी आती है तीसरे कैरेक्टर की। जो तीसरा कैरेक्टर है वो है CDC25। ये जो CDC25 है ना, ये एक्चुअली में फॉस्फेटेज है। ये जो एंजाइम है वो है फॉस्फेटेज। तो इस फॉस्फेटेज का काम क्या है? फॉस्फेटेज का काम होता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप आकर हटा देगा, लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप आके हटाएगा किसका? ये जो है वो इनएक्टिवेशन कर रहा है, ये वाला जो है वो एक्टिवेशन कर रहा है। मैं चाहती हूँ ये पूरा जो MCDK है वो एक्टिव हो जाए। ये MCDK तभी एक्टिव होगा जब हमारे पास ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? सिंपली रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप हम रिमूव कर देते हैं, जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा CDK क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। तो नाउ दिस CDK इज एक्टिव। तो आई गेस आपको अब रेगुलेशन समझ में आ गई होगी इसके अंदर कि कैसे V1 आता है, जब तक साइज अटेन ना हो जाए तब तक ये इनहिबिशन करके रखता है, फिर उसी दौरान कैक आता है, कैक इसको एक्टिवेट कर देता है। बट इनहिबिशन होने की वजह से जो कैक है ये पूरी तरीके से इस MCDK को एक्टिव नहीं कर पाता। फिर जो लास्ट में कैरेक्टर आता है CDC25, ये अपना रोल प्ले करता है और जो इनहिबिशन अब इस पूरे सेल ने प्रॉपर साइज अटेन कर लिया है, जो CDC25 है वो आकर इसको सिंपली रिमूव कर देता है और ये पूरा का पूरा MCDK क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो ये पहला टाइप का रेगुलेशन था जो हमने देखा फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के थ्रू हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बाइंडिंग ऑफ CKI। CKI स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था, CDK काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन, CKI प्रोटीन। अब ये जो CKI प्रोटीन है ना, इनकी दो फैमिली है जो कि इनहिबिट करती है इस पूरे CDK को, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करती है। तो ये दो फैमिली कौन सी है? एक है सिपकिप फैमिली, सिपकिप फैमिली, और जो दूसरी फैमिली है उसका नाम है इंक4 फैमिली, इंक4 फैमिली। तो इस CKI के पास दो फैमिली है और दोनों फैमिलीज का काम क्या है कि जो साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्सेस है ना, उनको इनहिबिट कर दे, मतलब डिस्ट्रक्ट कर दे। मतलब जो आगे फेज में, अगर मुझे G1 फेज में सिर्फ वही साइक्लिन चाहिए था, आगे नहीं चाहिए, तो ये दोनों जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या कर देते हैं? सिंपली डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस साइक्लिन को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई इस फैमिली में मेंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो फैमिली है ना, इसमें जो मेंबर्स हैं वो है P21, P27, P57। इंक4 में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो है P16, P15, P18 एंड P19। तो इन दोनों फैमिली के अंदर ये मेंबर्स हैं। अब ये वाली फैमिली ऐसा क्या कर रही है जो दूसरी फैमिली नहीं कर पा रही है? चलिए ये देख लेते हैं। ये वाली जो फैमिली है वो CDK2 को टारगेट करती है और साथ ही साथ 2 के साथ साइक्लिन D, E, A, B सबको ही क्या कर देती है? ये टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बात आती है इंक4 की। तो इंक4 में कौन कौन क्या चीज है? मतलब ये जो मेंबर्स हैं किसको टारगेट करते हैं? तो ये टारगेट करते हैं CDK4 एंड 6 को, एंड स्पेसिफिकली साइक्लिन D को। साइक्लिन D के सब यूनिट्स D1, D2 एंड D3। तो हमने इसके अंदर ये देखा, हमारे पास दो फैमिलीज थी। जो एक फैमिली है वो है सिपकिप फैमिली और जो दूसरी फैमिली है वो है इंक4 फैमिली। इसके कुछ मेंबर्स हैं और इसके भी मेंबर्स हैं। ये किसी और को अटैक करती है और ये वाला किसी और को डिस्ट्रॉय करती है। तो दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये तो हमने G फेज के बारे में भी बात कर लिया और साथ साथ साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्सेस का रेगुलेशन देख लिया। अब हम जो रेगुलेशन देखेंगे वो S फेज के दौरान देखेंगे। S फेज,
तो एस फेज में होता क्या था, अगर आपको याद है, एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता था। डीएनए यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपली डुप्लीकेट हो जाता है। अब भाई डीएनए ऐसे ही हवा में तो डुप्लीकेट होगा नहीं, तो पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। और डीएनए डुप्लीकेट होना कहाँ से स्टार्ट होता है, जो पोजीशन से वो होना स्टार्ट होता है उसका नाम है ऑरिजिन। तो सिंपली हमारे पास ये मान लीजिए एक डीएनए है और ये इसका ऑरिजिन है, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑरिजिन है। ये हमारे पास सिंपली ऑरिजिन है, ऑरिजिन। तो अब होगा क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस आके जुड़ने लगेंगे। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स आता है, मल्टी सेलुलर प्रोटीन है, एक मल्टी प्रोटीन है और ये 6 पेप्टाइड से मिलके बना हुआ है और इसका नाम है ORC, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ORC। तो जैसे ही इसको दिखता है कि मतलब जीवन फेज कंप्लीट हो गई है, तो एस फेज की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये ORC है, ये आकर जुड़ जाता है किससे, ऑरिजिन से आके अटैच हो जाता है। जैसे ये ऑरिजिन से आके अटैच हो जाता है, ये दूसरे मेंबर्स को बुलाता है कि भाई मैं आकर अटैच हो गया हूं, तुम लोग भी आ जाओ धीरे धीरे करके। तो 2 मेंबर्स आते हैं, एक मेंबर का नाम है CDC6 और दूसरे मेंबर का नाम है CDT1। ठीक है, सबसे पहले ऑरिजिन था, ऑरिजिन पे ORC आके अटैच हो गया और CDC6 और CDT1 ये आके पूरे कॉम्प्लेक्सेस आके अटैच हो गए। जब ये कॉम्प्लेक्सेस आके अटैच हो गया, इस दौरान इसको बुलाया गया प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ये तब बुलाया गया जब ORC है, CDC6 है और CDT1 है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेंबर्स। जैसे ये तीनों आके अटैच हो जाते हैं ना, तो मेन कैरेक्टर को बुलाया जाता है। उस मेन कैरेक्टर का नाम है, उस मेन कैरेक्टर का नाम है MCM, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, ये जो मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस है ना, ये भी हेक्सापेप्टाइड है, ये भी हेक्सापेप्टाइड है, मतलब इन शॉर्ट हेक्सामर है ये। और हेक्सामर कितने से मिलके बना है, नाम से पता चल रहा है, हेक्सा मीन 6। तो ये जो MCM है वो 2 to 7 होते हैं और इसकी 2 कॉपीज आती हैं। कितनी कॉपीज आती हैं, इसकी 2 कॉपीज आती हैं और 2 कॉपीज आकर समझ लीजिए यहाँ पे जुड़ गई MCM और एक यहाँ पे जुड़ गई, 2 कॉपीज आके MCM की यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, अब MCM आके जुड़ जाता है और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, 1-2 और प्रोटीन्स आते हैं, आकर सिंपली अटैच हो जाते हैं, और भी प्रोटीन। ये प्रोटीन्स तभी आके अटैच होते हैं जैसे ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। जैसे ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये एक्टिवेशन कर देता है SCDK का। जैसे ही SCDK एक्टिव हो जाता है, जो भी छोटे छोटे प्रोटीन्स है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो ट्रिगर करता है और यहाँ पर आकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स से जाके अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम अब हो गया है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और यही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब आकर डीएनए को अनवाइंड करेगा। अनवाइंडिंग होगी डीएनए की ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंड होने के बाद डीएनए का सिंथेसिस सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो एक बार हम रिपीट करते हैं क्या हमने पढ़ा है इसके अंदर। तो हुआ क्या, नॉर्मली एक आपके पास डीएनए था, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होनी है उसको बोला जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन पे सबसे पहले एक ओआरसी कॉम्प्लेक्स आकर अटैच हो गया। ओआरसी कॉम्प्लेक्स जैसे आके अटैच हुआ, उसने दो और मेंबर्स को बुलाया जिसका नाम था CDC6 और CDT1। दोनों आके अटैच हो गए। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ गया प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है MCM। जो MCM है वो एक एक्चुअली एक हेलिकेज है और हेक्सामर होता है, 6 पेप्टाइड से मिलके बना हुआ है MCM 227। और ये एक तरीके से ना लाइसेंसिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। इसका काम क्या है, एक तरीके से ये एक लाइसेंसिंग फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, इट्स जस्ट लाइक कि आपने गाड़ी खरीद ली और बट गाड़ी चलाने के लिए अगर आपको चलाना, उसको स्टार्ट करना है, अगर आपको रोड पे उसको निकालना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सेम जब तक ये MCM 227 आके अटैच नहीं होते ये पूरा कॉम्प्लेक्स आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये एक तरीके से यहाँ पे लाइसेंसिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही आके ये अटैच हो जाता है SCDK को एक्टिव कर देता है, SCDK और छोटे छोटे प्रोटीन्स को, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं उनको लाके अटैच कर देता है। अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के बाद जो भी है लीडिंग स्ट्रैंड्स पे आगे बढ़ते हुए डीएनए सिंथेसिस सिंपली स्टार्ट हो जाती है। अब भाई डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट तो हो गई, ओरिजिन से वो आगे बढ़ गए और अब इनका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इनका काम खत्म हो गया। इनका काम यही था कि स्टार्टिंग करना, बस सिर्फ स्टार्ट दे देना, एक किक स्टार्ट दे देना। तो इन्होंने एक किक स्टार्ट दे दी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है हमारे सेल के अंदर, ऐसे बहुत सारे ORC कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बहुत CDC6 CDT1 होंगे। तो अब इसके रेगुलेशन का बात आती है। तो इसकी रेगुलेशन में होता क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये CDC6, ये आपको CDC6 दिख रहा होगा। तो इसके रेगुलेशन में होता क्या है कि बार बार रेप्लिकेशन ना हो, बार बार ओरिजिन मतलब उससे रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो, एक ही बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। इसी वजह से ये CDC6 को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कोई भी एक मेंबर नहीं होगा तो रेप्लिकेशन खुद ब खुद नहीं होगी। तो जैसे ही वो किक स्टार्ट होके आगे चला जाता है तो ये जो CDC6 है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो SCDK जो दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिव कर रहा था वो इसी को फॉस्फोरिलेट करके क्या कर देगा, सिंपली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब CDC6 डिस्ट्रॉय हो गया तो अब इस ओरिजिन से कोई भी और मॉलिक्यूल्स आके इस पे बाइंड नहीं करेगा और रेप्लिकेशन सिंपली नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है MCDK। MCDK का रोल क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है। तो M का मतलब क्या है, जो MCDK है ना, इसमें M का मतलब है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। इस MCDK को ये भी बोला जाता है MPF, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, इसका दूसरा नाम है। ये सिंथेसाइज कब होता है, ये S या फिर G2 फेज के दौरान सिंथेसाइज कर दिया जाता है। ये इसका उस समय सिंपली सिंथेसिस हो जाता है। अब बात आती है इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। पहला इसका फंक्शन है कंडेंसेशन। किसका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब भी माइटोसिस होता है तो 4 फेजेस में माइटोसिस होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज कैसे स्टार्ट होता है कि जो भी आपके पास जो डीएनए ऐसे बिखरा हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये करवा कौन रहा है, ये सारा का सारा MCDK करवा रहा है। फिर दूसरा काम क्या होता है, फिर हमने देखा है जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है। तो सेकेंड क्या करता है, ये ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका क्या, ये सिंपली ब्रेक डाउन कर देता है। तीसरा आता है, अब भाई क्रोमोसोम्स को
अटैच भी तो करना है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको प्लेट पे अरेंज करना है, कॉज मेटाफेज आने वाला प्रोफेज के बाद। तो इसका अटैचमेंट कौन करता है? जो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस होते हैं ना, वो अपने से स्पिंडल फाइबर्स ऐसे रिलीज करते हैं और जाके किस पे अटैच हो जाते हैं? काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम पे होते हैं। तो ये असेंबली करवाता है। सबसे पहले तो होने भी तो चाहिए, तो असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल apparatus। ठीक है, ये खुद ब खुद तो होंगे नहीं, इनके पीछे भी क्या इन्वॉल्व है? प्रोटीन इन्वॉल्व है। और एमसीडीके, सीडीके का मतलब क्या है? काइनेज। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, फॉस्फोरिलेशन करवाएगा। तो जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है ना, इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसका नाम है कंडेंसिन। ठीक है, तो ये जो कंडेंसिन है इसको कौन फॉस्फोरिलेट करता है? इसको 3 बंदे आके रेगुलेट करते हैं और फॉस्फोरिलेट करते हैं। एक तो आपके पास एमसीडी के है ही जो फॉस्फोरिलेट कर रहा है, एक होता है ऑरोरा बी काइनेज जो फॉस्फोरिलेट करता है, और एक है पोलो। ठीक है, तो ये जो कंडेंसिन प्रोटीन है इसको 3 जो लोग हैं वो इसको फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। वो कौन कौन से? एक एमसीडी के, ऑरोरा बी काइनेज है, पॉलो है। अब नेक्स्ट बात आती है एनवेलप के ब्रेकडाउन की। तो एनवेलप ऑफ ब्रेकडाउन कौन करता है? यहाँ पे लैमिन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इस लैमिन प्रोटीन का जो एमसीडी के है वो क्या कर देता है? सिंपली इसका फॉस्फोरिलेशन कर देता है। लेमिन का काम क्या था? लेमिन का ये काम था कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना उसको एकदम पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे, पूरा नेटवर्क मेंटेन करके रखे। बट जैसे ही लेमिन फॉस्फोरिलेट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। जो नेटवर्क इसने बिल्ड कर रखा होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो टूट जाता है और धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाता है। अब बात आती है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो ये कौन करता है? ये भी कौन कर रहा है? एमसीडीके कर रहा है। ठीक है, इस एमसीडीके के अंदर कौन इन्वॉल्व है? इसके अंदर 2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। इस एमसीडी के अंदर 2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है जिनका नाम है मैप। एक है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन, और दूसरे का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट प्रोटीन। ये 2 प्रोटीन है जो कि पूरा माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। इसी दौरान जो एमसीडीके है ना, एमसीडीके किसको एक्टिव करता है? एमसीडीके एक्टिव करता है एपीसी को। कॉज अब मेटाफेज के बाद कहाँ पे इनको ट्रैवल करना है? एनाफेज में ही ट्रैवल करना है। तो ट्रांजिशन करने के लिए, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन करने के लिए इस एपीसी की जरूरत होती है, जो कि एम साइक्लिन को क्या कर देगा? डिग्रेड करेगा। अब ये जो एम एपीसी है इसको 2 को एक्टिवेटर्स लगते हैं, और वो 2 को एक्टिवेटर्स कौन से हैं? एक है CDC20 और एक है CDH1। ठीक है, एक है CDC20 और दूसरा है CDH1। तो ये दोनों के साथ काम करता है। अगर ये नहीं होंगे तो ये काम भी नहीं होगा। तो होता क्या है? ये किसको ये जो काम करता है वो डिस्ट्रॉय करता है सेक्यूरिन को। ये डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे सेक्यूरिन का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ये सेक्यूरिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉज हमें अलग करने हैं क्रोमोसोम। और जो CDH1 है ये डिस्ट्रॉय कर देता है एम साइक्लिन, कॉज हमें एम फेज से बाहर भी तो निकलना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो टीलोफेज से हमें बाहर निकलने के लिए एम साइक्लिन को, कॉज पूरा हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो गया है, तो अब एम साइक्लिन का कोई जरूरत रहा नहीं, जिस वजह से अब ये जो CDH1 है एपीसी के साथ मिलके उसको क्या कर देता है? सिंपली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसको मैं फिर आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास सेक्यूरिन है,
और ये हमारे पास सिंपली सेपरेज है। तो इसमें जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क करता है एपीसी इन कॉम्बिनेशन विद TDC20। तो एपीसी मैंने आपको बताया था ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, तो इसका काम क्या है, यूबिक्विटिनेशन कर देना। तो ये क्या करता है, जो सेक्यूरिन है ना, ये जो ऊपर आपको सेक्यूरिन दिख रहा है, इसका ये यूबिक्विटिनेशन कर देता है, इस सेक्यूरिन का ये यूबिक्विटिनेशन कर देता है। तो ये अब जाके डिस्ट्रॉय हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है सेपरेज। ये सेपरेज एक एंजाइम है। किस टाइप का एंजाइम है, ये जो सेपरेज है ये एक सिस्टीन प्रोटीएज है, जो कि आगे चल के जो कोहेसिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि SCC1 की यूनिट है। ये क्या बोला मैंने, आई गेस समझ नहीं आया होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल देन। ये हमारे पास क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अटैच्ड है, यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड होंगे, यहाँ पे ये अटैच्ड है। तो हमें मेटाफेज से कहाँ ट्रांजिशन करना है, एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन करना है। तो मेटाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट पे आके अटैच हो जाते हैं। जब एनाफेज होता है तो वो सेपरेट आउट होते हैं। तो इनके बीच में ये जो क्रोमोसोम है, इनके बीच में ग्लू लगा हुआ है। इस ग्लू को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये ग्लू को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम लगेगा। ये जो ग्लू है, इस ग्लू का नाम है कोहेसिन। इस ग्लू का नाम क्या है, कोहेसिन। अब इस कोहेसिन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लग रहा है वो कौन सा एंजाइम लगेगा, सेपरेज। तो जैसे ये सेपरेज इस पे आएगा, अटैक करेगा, तो ये जो कोहेसिन है जो यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं, ये टूट जाएंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे। ये अलग हो गया और ये भी सिंपली अलग हो गया। ये हमारे पास अलग हो गए। तो ये तब काम था, ये एपीसी कर रहा था किसके साथ मिलके, CDC20 के साथ मिलके। तो ये एक्चुअली हुआ क्या, इस दौरान जो हुआ है वो है मेटाफेज फेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आता है। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप BSc या MSc किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूछा जाता है और आप सिंपली इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। जो APC था वो CDH1 के साथ कैसे कर रहा था। यहाँ पे सेक्यूरिन का डिग्रेडेशन हो रहा है और मैंने आपको दूसरा बताया था M साइक्लिन का डिग्रेडेशन। तो आपने देखा था यहाँ पे ये M साइक्लिन था और ये सिंपली CDK था। तो APC आता है, APC एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, ये आता है CDH1 के साथ और सिंपली ये जो हमारे पास M साइक्लिन था उसका ये क्या करवा देता है, ये यूबिक्विटिनेशन करवा देता है। जैसे ये M साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये एग्जिट कर लेगा फ्रॉम माइटोसिस, माइटोसिस खत्म। अगर माइटोसिस खत्म तो इसका काम भी खत्म, इसका अब कोई रोल बचा नहीं। ठीक है, तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे भी रेगुलेशन आती है। अब हर समय मैं नहीं चाहती कि APC एक्टिव हो। अभी मेरा जो है वो मेटाफेज पे अटैच ही नहीं है। ठीक है, अगर मेटाफेज पे मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आकर अटैच ही नहीं है तो मैं उनका पहले से ट्रांजिशन करवा नहीं सकती। या फिर वो अगर माइक्रोट्यूब्यूल से सही से जुड़े नहीं, मान लीजिए एक ही तरफ से जुड़े हुए हैं, तो भी इसका एनाफेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता, मेटाफेज टू एनाफेज। अगर ये दोनों ही एक ही तरफ से जुड़े हुए हैं तो भी नहीं हो सकता। दोनों के दोनों जो काइनेटोकोर से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। और उस अटैचमेंट का नाम होता है एम्फिटेलिक, मतलब दोनों तरफ से आपके पास अटैचमेंट होनी चाहिए। जब तक दोनों तरफ से अटैचमेंट नहीं होगी, जब तक आपका मेटाफेज टू एनाफेज आप ट्रांजिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांजिशन हो जाएगा फिर एनेप्लॉइडी और क्रोमोसोमल आपके पास मतलब डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे भी रेगुलेशन लगता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। तो मैं अगले वाले टॉपिक में आपको ये सेल साइकिल चेक पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ, बट मैं थोड़ा सा भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है ना, वो कौन कर रहा होता है, BubR1 और MAT2। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि M फेज
टू एनाफेज ट्रांजिशन में रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? ये किससे आके बाइंड कर जाएंगे? CDC20 के साथ बाइंड कर जाएंगे। अगर CDC20 के साथ ये बाइंड कर जाएंगे तो APC को बाइंड करने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, तो ये ट्रांजिशन होगा नहीं। तो ये सब कुछ रेगुलेटरी वेज में होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि सेल साइकिल चेक पॉइंट पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।